हेलो एवरीवन। अब जैट खत्म हो चुका है और पूरा फोकस अभी डब्ल्यू पे है। फोकस तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी डब्ल्यू को लेके चल रहा है। बहुत सारी जगह पर आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा ओपिनियन लिया होगा, आपके सीनियर ने कुछ बताया होगा, कुछ यूट्यूब वीडियो भी आपको काफी मदद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हैं जो कि बार बार आते ही रहते हैं जब हम लोग राइटिंग शुरू करते हैं। तो आज मैं सिर्फ उसी एरिया पे फोकस करूंगा जहां जब आप राइटिंग शुरू करते हैं, डब्ल्यूएटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि किन चीजों पे असेसर ध्यान रखते हैं जब आपका वो ऐसे पढ़ते हैं। तो उसी को लेके आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें सिर्फ बेसिक्स क्लियर करूंगा और आगे चल के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें डब्ल्यूएटी के स्ट्रक्चर, उसके टॉपिक्स, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरीके से कंक्लूजन लिखना है, उन सब पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ हम लोग कवर करेंगे कि बेसिक्स क्या क्या है, क्या क्या असेस की जाती है, क्या हमें लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो सारे के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूएटी जो असेसमेंट हो रहा है तो उसमें वो लोग आपके किन किन पैरामीटर्स को, आपको किन किन पैरामीटर्स में वो लोग आपको असेस कर रहे हैं। सबसे पहला चीज वो असेस करते हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हैं, बैलेंस सोच है, बायस्ड सोच है, इन सब के ऊपर वो पहले वो देखते हैं कि आपका सोच कैसा है। फिर आपकी जो लिखाई है, तो जो स्ट्रक्चर जो आपने किया हुआ है, जो पैसेज लिखा हुआ है, जो ऐसे लिखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सही है, गलत है, इधर उधर लिखा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन में सही से इंट्रोडक्शन है भी या नहीं, उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन में कोई पैटर्न है भी या नहीं, कंक्लूजन रैंडम है या फिर सही से बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर वो लोग चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि आपने जो आइडिया कवर किया हुआ है वो क्लैरिटी कितनी सही है, क्या ये क्लैरिटी, मतलब आपने जो कंक्लूजन दिया है उसमें कोई क्लैरिटी है भी या नहीं, मतलब जो आपने डिस्कस किया है पॉइंट्स कि इस ये पॉइंट्स फेवर में है मेरे टॉपिक के, वो पॉइंट्स में अगेंस्ट है मेरे टॉपिक के, उस बेसिस में मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं, क्या वो क्लियर है या फिर रैंडमाइज्ड है। फिर आता है लॉजिक, आपके पॉइंट्स को कंसिडर करने में, पॉइंट्स को लिखने में, या फिर आपने जो पॉइंट्स लिया है उसमें कोई लॉजिक है भी या नहीं, या फिर आपने सिर्फ ये पॉइंट लिया है ताकि आप कंक्लूड कर पाए। तो वो भी वो लोग आप वो चेक करते हैं कि भाई लॉजिक सही है कि नहीं। और डेफिनेटली वोकैबुलरी डेकोरेशन के ऊपर तो वो लोग ध्यान देते ही नहीं। दैट मीन्स अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस उतना नहीं है आपका वोकैबुलरी, उतना ज्यादा डेकोरेटिव नहीं है आपका राइटिंग, फिर भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल क्लियर लैंग्वेज में लिखिए, क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि कितना डेकोरेटिव राइटिंग है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वोकैबुलरी डेकोरेशन जितना ज्यादा हो सके अवॉइड किया जाए, ताकि आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो क्लियरली रिसीव हो। अब फाइनल सिलेक्शन से पहले पीआई होता है और पीआई से पहले डब्ल्यूएटी, ये दोनों ही आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पीआई में ही आपका डब्ल्यूएटी में एक्सप्रेस किया गया ओपिनियंस के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन पक्का होगा। और वहां पर वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये क्यों लिखा और आपका क्या बेसिस है या फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया। तो डब्ल्यूएटी काफी मैटर करता है जब आप अपना इंटरव्यू के इंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप अपने कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने सही तरीके से आपने लिखा है और आप उसके बारे में अभी क्या बात कर रहे हैं, इन सब के ऊपर। और प्रोफाइल स्कोरिंग के ऊपर तो पक्का, क्योंकि जितना आप पीआई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना आपकी आपकी आइडियाज क्लियर रहेंगी डब्ल्यूएटी में, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोफाइल सिलेक्शन में। तो ऑफ कोर्स डब्ल्यूएटी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके पीआई में और आपके प्रोफाइल स्कोरिंग में। तो कौन कौन से टॉपिक्स डब्ल्यूएटी में कवर किए जाते हैं? जनरली करंट अफेयर्स, ये
अच्छा, कोई पूछेगा करंट अफेयर्स क्यों होते हैं? ये काफी कॉमन सेंस है। कोई चीज आजकल हो रहा है, क्या ये जो एस्पिरेंट है जो कि एमबीए करना चाह रहा है, तो क्या उसको आजकल की चीजों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं? इतना तो पूछना बनता ही है। तो करंट अफेयर्स के ऊपर तो आने ही आने हैं, कुछ टॉपिक्स आना चाहिए, और ये उन्हीं में से है कि आजकल जो चल रहा है क्या उसके ऊपर इस इंसान का कोई ओपिनियन है भी या नहीं। सोशल इश्यूज जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, फिर मतलब कोई चीज जो बार बार डिस्कस की जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की चीजें, ये आज नहीं सालों से डिस्कस की जा रही है। क्या इस इंसान का इन सारे टॉपिक्स में भी ओपिनियन है भी या नहीं? क्या ये इन सारे चीजों के बारे में जानता भी है? जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाई कर पा रहा है कि जो चीज हो रहा है वो सही है, गलत है, या उसका कुछ ओपिनियन है भी या नहीं? तो इस पे तो बनता ही है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए, और सोशल इश्यूज डेफिनेटली। बिजनेस एंड इकोनॉमी, आप एमबीए करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में आइडिया होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत इकोनॉमी का आइडिया भी होना चाहिए। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूं कि आइडिया होना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हर चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, ताकि आप एक पैसेज जब लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ जब लिख रहे हैं, एक ऐसे जब लिख रहे हैं, तो आपका मतलब आप उसे सही से रिप्रेजेंट कर पाए। कोई इनडेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है कि हमको बहुत ही ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस है, क्या नया आ रहा है, क्या सोशल इश्यूज पे डिस्कस किया जा रहा है आजकल। करंट अफेयर में देखिए कि आजकल नेशन, हमारा देश दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन में है। इन सारे चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो कोई ना कोई ओपिनियन बनता तो होगा ही, आपका कुछ ना कुछ तो ओपिनियन बनता होगा कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं, या कैसे अवॉइड किए जा सकते थे। तो यही होती है रीजन कि आपको इन सारे टॉपिक्स पे आपके WATs आते हैं। अब कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी आ जाता है कि जैसे कि एक टॉपिक मैंने कहीं सुना था कि पिंक पैजामा ऑन रेड फोर्ट। देखा जाए तो ये काफी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा डीपली सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो अचानक से पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। नॉट दैट कि हमेशा आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं। तो आप उसके लिए भी थोड़ा बहुत रेडी रहिए, लैटरल थिंकिंग अपना बेहतर बढ़ाइए, क्रिटिकल थिंकिंग अपना बेहतर बढ़ाइए, तो इस तरह के टॉपिक टैकल करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब आता है कि एक इवैल्यूएटर जो आपका ऐसे देख रहा है वो किन किन एरियाज पे आपको इवैल्यूएट करेगा। सबसे पहला, रेलिवेंस, जो टॉपिक दिया गया है क्या आपने पूरा जो ऐसे है उसी पर ही लिखा है, या उससे हट के कुछ आपने जस्ट डालने के लिए डाल दिया है। क्लियर, जो भी मैसेज आप कंक्लूजन में देना चाह रहे हैं क्या वो क्लियरली स्टेटेड है। पता होना चाहिए कि भाई आप अगर ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्यों कंक्लूड कर रहे हैं, क्या वो मैसेज क्लियरली स्टेटेड है। स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपका बॉडी होना चाहिए, बॉडी में डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए कि कहीं पर बीच में आपने कंक्लूड कर दिया, फिर बाद में आपने कुछ और डिस्कस कर लिया, फिर एंड में और एक बार कंक्लूड कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है बैलेंस। बैलेंस व्यू, एक बैलेंस्ड व्यू आप कंक्लूजन में देते हैं कि आप, मैंने सही भी देखा, गलत भी देखा, और मुझे लगता है सही और गलत के बीच में जो जो होना चाहिए वो ये है। तो वो होती है बैलेंस्ड व्यू। अब आता है ओरिजिनल थिंकिंग। अब ओरिजिनल थिंकिंग क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोट उठा लेते हैं, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा तो उसी को ही डाल देते हैं। अरे भाई, उस इंसान ने उस टॉपिक को इस तरह से देखा था, तो ये तो इसी से रिलेटेड लग रहा है, तो चलो मैं इसमें डाल देता हूं। तो वहां पर ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती। ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप इस टॉपिक के ऊपर क्या आइडिया रखते हैं, आप इस टॉपिक को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप शुरू तो करते हैं अपने आइडिया से, लेकिन किसी दूसरे का ओपिनियन या आइडिया या कोई भी चीज अगर कोई भी कोट अगर वहां पर बीच में डाल देते हैं, तो जो फ्लो है,
जो लॉजिक है वो टूट जाता है। तो उस पर भी आपका असेसमेंट होता है। तो क्या क्या ब्लंडर्स करते हैं? ब्लंडर, मैंने जब ये स्लाइड बनाया था तो मैंने सोचा था कि इसमें कॉमन मिस्टेक्स लिखूं, लेकिन ये ब्लंडर्स हैं तो मैंने ब्लंडर लिख दिया। तो है, आप कहीं ना कहीं से कोई ऐसे मेमोराइज करके चले जाते हैं, अपना कोई ओपिनियन बहुत एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब बायस्ड होता है, मतलब या तो सही या तो गलत, बीच वाला कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आपका ऐसा कोई ओपिनियन बन रहा है तो वो ब्लंडर है। लॉन्ग इंट्रोडक्शन, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मैं बिल्डअप करता हूं, मैं पहले बिल्डअप कर लूं फिर मैं बैठ के बीच में कुछ लिखूंगा। भाई इतनी बिल्डअप करने की क्या जरूरत है? आपके पास एक टॉपिक है, आपको दिया गया है, भाई इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, उसका कंक्लूड कीजिए। 20 मिनट में अगर आप 15 मिनट बिल्डअप में ही निकाल देंगे तो कंक्लूड कहां करेंगे? तो यस, वहीं से नो कंक्लूजन। ऑब्वियसली सोचिए कि आपने एक इंसान के साथ बहुत डीप कॉन्वर्सेशन किया है, भाई ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और अचानक से दोनों उठ के चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि भाई क्या डिस्कशन हो रहा है, हुआ भी, ये जो डिस्कशन हुआ भी था उसका क्या रीजन था। तो कंक्लूजन तो होना चाहिए, क्लोजर तो होना ही चाहिए। तो क्लोजर के लिए एटलीस्ट कंक्लूजन एक रहना जरूरी है। अगर नहीं रहता है तो ऑब्वियसली ब्लंडर माना जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? आपको एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको बॉडी में डिवाइड करना होता है, और कंक्लूजन होना होता है। यानी कि 3 पार्ट हो जाना चाहिए। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के लिए चला गया 2-3 लाइन का, फिर बॉडी आएगा 6-7 लाइन का, एक बॉडी आ गया जहां पर आप डिस्कशन करेंगे, और कंक्लूड 2-3 लाइन का कंक्लूजन। यानी कि 3 पैराग्राफ बेसिकली आपका रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, 2-3 लाइन का आप जो इंट्रोडक्शन करेंगे उसमें आपने टॉपिक को जिस तरह से अंडरस्टैंड किया है बस उतना ही लिखना है कि दिस इज द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, और इस टॉपिक के ऊपर मेरा इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। और आप वहां पर कॉन्टेक्स्ट सेट कीजिए कि आप टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेने वाले हैं। तो वहां पर इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप उतना बता दीजिए कि आप आगे चल के क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर बॉडी में 6-7 लाइन का एक बॉडी होना चाहिए। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली यहां पर सवाल यह आएगा कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का, 6-7 लाइन का बॉडी, तो ये तो बड़ा तो नहीं बनने वाला है। पहले आप टाइम तो देख लो, 15-20 मिनट का टाइम है, और दो लाइन का इंट्रोडक्शन, 6-7 लाइन का बॉडी, जिसमें कि आपको एक पॉइंट इन फेवर, एक पॉइंट अगेंस्ट में डिस्कस करना होता है, उसके साथ एग्जाम्पल भी देना होता है, कितना टाइम जाएगा, और उसके ऊपर सोच के भी लिखना पड़ता है। तो इतना जरूरी है, ज्यादा नहीं, जितना जरूरी उतना कीजिए। तो 2 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 6-7 लाइन का बॉडी, जहां पर एटलीस्ट एक पॉइंट फेवर में रखिए, एक पॉइंट अगेंस्ट में रखिए, और एग्जाम्पल दोनों का दीजिए। फेवर में एग्जाम्पल दीजिए, अगेंस्ट में एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका बॉडी ठीक ठाक से निकल आएगा। अब कंक्लूजन, 2 लाइन का कंक्लूजन निकालिए, और बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि भाई ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, बीच का रास्ता क्या है जो मुझे सही लगता है। तो वहां पर एक बैलेंस व्यू होना चाहिए, कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि ये ज्यादा है, वो कम है, तो भाई यही होना चाहिए। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने एक पॉइंट प्लस एक पॉइंट माइनस डिस्कस किया विद एग्जाम्पल, ताकि आप अपना कंक्लूजन सही बैलेंस दे पाए। और एंड में फॉरवर्ड लुकिंग, इसका मतलब यह होता है कि आगे चल के ये टॉपिक कहां एडवांस कर रहा है आपके हिसाब से। आज तक तो ये हो गया है, आगे चल के ये कहां एडवांस कर रहा है, या फिर आगे इस टॉपिक में और क्या हो सकता है। ठीक, अब मेरा तो मैसेज बस इतना ही रहेगा कि फैंसी इंग्लिश नहीं, क्लियर थिंकिंग हमेशा मैटर करती है। ज्यादा फैंसी नहीं, जितना जानते हो, जैसे भी जानते हो, क्लियरली बताओ, हो जाएगा। और दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। व्हाट इज अबाउट थिंकिंग बेटर, नॉट राइटिंग मोर। ज्यादा लिखना नहीं है, सोचना सही और क्लियर है। सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू इस वीडियो में। आगे चल के मैं जैसे जैसे वीडियो लाता रहूंगा, आई होप कि मैं आपकी क्लैरिटी बेहतर बना पाऊं राइटिंग पार्ट में। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट टाइम।